दोस्तों, मैं दिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 16 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री के 65 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 16 के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। लास्ट सेशन में लगभग हम लोगों ने 43 क्वेश्चन यानी 43 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ओके, और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। और कहीं भी कोई भी कमी लगे हमारे वीडियो में या कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने प्रस्ताव सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के अंतर्गत सम्मिलित थे? ओके, तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा है, बताना है कि ये कितने सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के अंतर्गत आएंगे। तो पहला कह रहा है कि मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन करना था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला में ये बात कही गई थी कि भाई मुस्लिम लीग जो है, क्योंकि उस समय ये दो बहुत बड़ी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला में ये कहा गया कि भाई मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की सहायता करे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मुस्लिम लीग कांग्रेस की मदद करे, उसका समर्थन करे। तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा कह रहा है कि युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पृथक संप्रभु राज्य के प्रश्न पर निर्णय हेतु जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि मुस्लिम लोगों का हमेशा से ये डिमांड रहा है कि पाकिस्तान का गठन हो, ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले में ये कहा गया कि भाई उत्तर पश्चिम, खास करके जो पंजाब सिंध ये वाला क्षेत्र है, पंजाब और सिंध, और पूर्वी उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे पूर्वी बंगाल, तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में देखा जाए कि कहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे इन लोगों के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया जाए कि ये जो है ये भारत में शामिल होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनमत संग्रह कराने का प्रावधान किया। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इस योजना का कार्यान्वयन इस शर्त पर आधारित था कि ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर दे। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किन किन वर्गों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। तो इसी संदर्भ में ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि कितने कथन सही हैं। ठीक है, देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इतने लंबे हो जाते हैं कि हम आपको जूम करके पूरा क्वेश्चन आपको ऑप्शंस के साथ नहीं दिखा सकते हैं। तो या तो मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूं जिससे कि आपको दिखे, लेकिन क्वेश्चन शायद आपको छोटा दिखेगा, लेकिन तभी मैं कोशिश करती हूँ। देखो, यहाँ पे पूछा है कितने कथन सही हैं, तो आप काउंट कर लेना कितने कथन सही हैं, तो आप ऑप्शन आंसर सही कर लोगे। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि इस आंदोलन में छात्र और युवा अग्रणी भूमिका में थे तथा अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसी कई महिला नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसी महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस आंदोलन में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के नेतृत्व में जमींदारों के विरुद्ध व्यापक हिंसा देखने को मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में कह रहा है कि व्यापक हिंसा, और गांधी जी हमेशा अहिंसा को बढ़ावा दिए हैं। पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है, इस बेसिस पे भी आप आंसर गलत कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि किसानों के नेतृत्व में जमींदारों के विरुद्ध, इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध व्यापक हिंसा की हो। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट करते थे, उसमें शामिल भी हुए थे। तो इस बेसिस पे आपका ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था और इसके बजाय नाजी जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने के बाद इसने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। तो तीसरा स्टेटमेंट सही। देखो, डायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, बाद में जो है ये ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो भी
आंदोलन चल रहे थे उसका उसने समर्थन किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है कि युद्ध महासभा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त संघर्ष के रूप में इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू महासभा जो है ब्रिटिश विरुद्ध मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध जो भी संघर्ष हुए या आंदोलन हुए, हिंदू महासभा इसका सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका सही है। पूछा है कि कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आयोग दिया है और प्रमुख उद्देश्य। ली आयोग का उद्देश्य था उच्च सिविल सेवाओं में भर्ती और सेवा शर्तों का परीक्षण करना। तो पहला आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुडिमन समिति भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत लागू संवैधानिक सुधारों के कार्यकारिणी की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही सुमेलित है। तीसरा कह रहा है लिनलिथगो आयोग, इसमें दिया है भारत में सांप्रदायिक तनावों के कारणों की जांच करना। तो नहीं, इसका उद्देश्य था भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करना। ठीक है, लिनलिथगो आयोग का क्या उद्देश्य था, तो भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करना। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। पूछा है कितने युग में सही सुमेलित है, तो केवल 2 युग में सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं एस.ए. डांगे, यानी इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। इस पुस्तक की रचना जो है एस.ए. डांगे ने की है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के तहत रिस्पॉन्सिविस्ट समूह से निम्नलिखित कौन जुड़े थे, यानी रिस्पॉन्सिविस्ट, ये स्वराज पार्टी के तहत एक रिस्पॉन्सिविस्ट समूह का गठन किया गया था। तो इस रिस्पॉन्सिविस्ट समूह के कौन कौन से मेंबर थे इन चारों में से। ये जो रिस्पॉन्सिविस्ट समूह है ये सरकार के साथ सहयोग की नीति का समर्थन करता है। ठीक है, ये जो समूह है ये सरकार के साथ सहयोग की नीति का समर्थन करता है, यानी कि सरकार की नीतियों में ये सहयोग देगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। इसमें मेंबर हैं आपके लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एन.सी. केलकर। मोतीलाल नेहरू जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी का गठन जो है जब 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद पूरा माहौल बहुत सन्नाटा हो जाता है, एक खालीपन सा आ जाता है कि आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, अंग्रेजों का कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो इस दौरान सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता आते हैं और स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है जब होता है तो इसमें कुछ बातों को लेकर के अनबन होती है। अभी जैसे हम स्टेटमेंट में आगे देखेंगे। तो पहला कह रहा है कि इसका गठन परिषद में प्रवेश को लेकर के कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न होने के बाद हुआ। ठीक है, देखो स्वराज पार्टी का गठन जब हुआ तो इसके जो स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, इनका मानना था कि देखो अगर सरकार का विरोध करना है और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने लोगों को विधान परिषद में सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, जो विधायी परिषद है, जितने विधायी परिषद है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा। जब हम विधायी परिषद के सदस्य बन करके वहां पे जाएंगे तो हमारे लिए वो एक प्लेटफॉर्म रहेगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। ठीक है, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। तो इसी को लेकर के इसमें कांग्रेस के कुछ ऐसे सदस्य थे जो इसका विरोध किए कि भैया अगर तुम सरकार की किसी परिषद में, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तुम सदस्य बनोगे उसका, तो लोगों को यही लगेगा कि तुम सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हो। अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम बाहर रह करके सरकार का विरोध करो, लेकिन तुम विधायी परिषदों में सदस्य बन करके उनका विरोध कैसे करोगे। लोग तो ये मानेंगे ही नहीं कि तुम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध हो। तो कुछ मेंबर्स जो है अलग धड़ में बट गए और कुछ मेंबर्स अलग धड़ में बट गए। एक जो चाहते थे कि इस
विधायी परिषदों के सदस्य बने और वहां पे जाकर के सरकार की नीतियों का विरोध करें। और कुछ ऐसे सदस्य थे जो चाहते थे कि हम विधायी परिषद के सदस्य न बने, हम बाहर रह करके ही सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, स्कूल कॉलेजेस बुलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, तो ये दो धड़ बढ़ गए थे। अब ये दो धड़ कौन थे? पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि नो चेंजर्स ने विधायी परिषदों के माध्यम से ब्रिटिश सुधारों को बाधित करने के क्रम में इसमें प्रवेश का समर्थन किया। तो जो नो चेंजर्स थे, ठीक है, एक परिवर्तनवादी थे, गैर परिवर्तनवादी थे। तो जो नो चेंजर्स थे, ये इनका यही मानना था कि भाई ये विधायी परिषदों में शामिल नहीं होंगे। नो चेंजर्स में विधायी परिषदों में शामिल न होने की बात कही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि विधायी परिषदों के माध्यम से ब्रिटिश सुधारों को बाधित करने के क्रम में इसमें प्रवेश का समर्थन किया था, तो समर्थन नहीं किया था। नो चेंजर्स ये बाहर रहकर ही काम करना चाहते थे, बाहर रह के ही रचनात्मक कार्य करना चाहते थे। जो चेंजर्स थे, जो परिवर्तन स्वराज पार्टी थी, वो चाहती थी कि इसमें ही वो प्लेटफॉर्म पे रह करके विरोध करे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, विधायी परिषदों में मेंबर्स बन करके। तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि सीआर दास ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की थी। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त में से कौन से अवयव वर्ष 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम में शामिल थे? तो 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए कार्यक्रमों में कौन कौन से शामिल थे? तो आपका था उपाधियों का त्याग, विद्यालयों का बहिष्कार, करों का भुगतान न करना और परिषदों का बहिष्कार। परिषदों का बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट होगा। पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एम.के. गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी जन सत्याग्रह था? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी जन सत्याग्रह कौन सा था? तो रॉलेट सत्याग्रह था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने ना, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए मुस्लिम व्यापारियों द्वारा एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यह समिति निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इस खिलाफत समिति का गठन जो है मेरे बच्चे, ये किया गया था बॉम्बे में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर आयोग की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना लीपापोती बताया? तो ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम में विश्वविद्यालय के अध्येताओं की संख्या को कम कर दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जब आता है तो ये ऐसा समय रहता है, क्योंकि 1905 में तो बंगाल विभाजन होता है, तो ये जो समय रहता है ना, थोड़ा हलचल वाला समय रहता है। ठीक है, थोड़ी अशांति वाला माहौल रहता है हर जगह। और इस दौरान जो स्कूल कॉलेजेस रहते हैं, ये क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। ठीक है, क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। यानी स्कूल कॉलेजेस में युवाओं को जो है क्रांतिकारी बनाया जाता था, क्योंकि यहीं पे एक ऐसा बहुत बड़ा संस्था थी जहाँ पे युवा मिल सकते थे। तो उन युवाओं को जो है क्रांतिकारी बनाया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग नहीं, कम से कम उनको प्रोत्साहित किया जाता था कि वो अंग्रेजों का विरोध करें। तो कहीं ना कहीं भाई, स्कूल कॉलेजेस जब क्रांतिकारियों का गढ़ बन रहा है, तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया, तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे समझेंगे। तो पहला कह रहा है कि इस अधिनियम में विश्वविद्यालय के अध्येताओं की संख्या कम कर दी गई। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। कम क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो स्कूल कॉलेजेस है, क्रांतिकारियों का गढ़ बनते जा रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती भी नहीं थी कि इतनी फंडिंग इधर करे। दूसरा है कि इस अधिनियम में सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट नियमावली पर वीटो का अधिकार प्राप्त था। देखो, सीनेट नियमावली पर सरकार को वीटो का अधिकार था, यानी कि सीनेट द्वारा जो भी कुछ
रूल रेगुलेशंस लाए जाएंगे, कोई भी नियम कानून लाया जाएगा, तो उस पर गवर्नर जनरल जो है उसको वीटो पावर रहेगा, इसके इस नियम को रद्द कर सकता है। तो इस अधिनियम में सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट नियमावली पर वीटो का अधिकार दिया गया था। सरकार के पास क्या था? वीटो पावर था कि सीनेट के नियमों में अगर सीनेट ने कोई नियम पारित किया है, नियम लाया है स्कूल कॉलेजेस के संदर्भ में, तो सरकार उसको रद्द कर सकती थी। ठीक है, आगे देखो। इस अधिनियम में संबद्धता मामलों में सरकारी हस्तक्षेप हटाकर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बढ़ाई गई। अब जहाँ पे जो स्कूल कॉलेज उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ बन रहा था, क्या ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी कि इनको स्वायत्त कर दिया जाए? क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी? भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी, इनको स्वायत्तता नहीं देगी, इनको शक्ति स्वतंत्रता नहीं देगी। तो तीसरा गलत हो जाएगा। अगर इतना पता होता आपको तो एलिमिनेट कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। दोस्तों इस टेस्ट पेपर के टेस्ट सीरीज का वीडियो है ये, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पाते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि आपको समझ में आए। एटलीस्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो आप एनालिसिस कर पाओ कि हाँ स्टेटमेंट गलत क्यों है या फिर सही क्यों है। ठीक है, अगला है वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, आप जब स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बाहर से आता है, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आता है। बस स्पेक्ट्रम की बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट है वुड डिस्पैच के संबंध में पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो वुड डिस्पैच के संबंध में पहला कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है इसे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि इससे शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की गई थी। तो इस तरह की कोई अनुशंसा नहीं की गई थी वुड डिस्पैच में कि सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर थे वहाँ पे या माध्यमिक स्तर थे, तो माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी वुड डिस्पैच में। तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसमें स्थानीय भाषा में संचालित प्राथमिक विद्यालयों से लेकर प्रेसिडेंसी शहरों में स्थित विश्वविद्यालयों तक शिक्षा की एक पदानुक्रमित प्रणाली का प्रस्ताव किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको समझाना पड़े। जहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट लगे वहाँ पे सही होता है अक्सर। तो चौथा कह रहा है कि इसके अंतर्गत निजी शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। इस दौरान देखो जितने भी निजी शैक्षणिक संस्थान थे इनको प्रोत्साहित किया गया था ताकि ये शिक्षा के क्षेत्र में और काम कर सके, इनके लिए अनुदान सहायता प्रणाली भी शुरू की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसमें जिला मजिस्ट्रेट को स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों के मुद्रक और प्रकाशक से प्रतिभूति जमा की मांग करने का अधिकार दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड लीटन द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। और रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जिला मजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियां दे दी गई थी। जो भी चीजें स्थानीय भाषा में प्रकाशित हो रही हैं उनको उनके मुद्रक पे, यानी कि जो प्रकाशित कर रहा है और जो प्रकाशक है, इन सभी की एक जो प्रतिभूति यानी कि एक फोटोकॉपी अपने पास जमा करवाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही था, यानी कि इस संदर्भ में प्रेस के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट को थोड़ा ज़्यादा अधिकार दिया गया था। दूसरा है कि इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना कि मजिस्ट्रेट को यहाँ पे ज़्यादा शक्ति दी गई थी प्रेस के संदर्भ में। तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती थी इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं करने की अनुमति थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अपील नहीं कर सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कह रहा है कि न्यायालय में अपील की अनुमति दी गई थी तो नहीं दी गई थी। दूसरा गलत है। जब भी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पढ़े तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तीसरा कह रहा है कि इसे लॉर्ड रिपन के वायसराय काल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो तीसरा सही है। दूसरा गलत है तो एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उपयुक्त नेतृत्वकर्ताओं में से कितने गदर आंदोलन से संबंधित हैं?
बताइए, गदर आंदोलन से ये सभी संबंधित थे। भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, भगवान सिंह बरकतुल्ला, ठीक है। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1913 के करीब में गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अगला है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में भारतीय छात्रों के केंद्र के रूप में स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा एक संगठन स्थापित किया गया था। तो इस संगठन का नाम क्या था? इस संगठन का नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी। 1905 में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ देता है, पीसीएस में भी पूछता है अक्सर, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अक्सर आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि विदेशों में कौन कौन सी सरकार विरोधी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी, इसका क्या उद्देश्य था। 5-6 ही है, आप याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। अगला है लखनऊ समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ओके, चलो अब इतना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियर? कमेंट में बताना कि क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो लखनऊ समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग को स्वीकार किया। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भैया देखो 1909 में ऑलरेडी मालो मिंटो सुधार आया था, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है। तो अब 1916 का समय जब आता है तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के बीच एक समझौता होता है। इसी समझौते में कांग्रेस इस बात को लेकर के एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, चलो मुस्लिम लीग के लिए एक मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत होगी या पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किया जाएगा। तो इस चीज को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस समझौते में केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों में मुस्लिमों के लिए निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इस समझौते में यह भी मांग की गई कि भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से नहीं बल्कि ब्रिटिश कोष से दिया जाएगा। तो आप लोग को पता होगा कि जो भारत सचिव था इसका वेतन जो है भारत के कोष से दिया जाता था, ठीक है। भारत की जेब से दिया जाता था या भारत के खजाने से दिया जाता था। तो अब जो है यहाँ पे 1916 में ये प्रावधान किया गया कि भैया भारत सचिव का जो वेतन दिया जाता है वो भारतीय राजस्व से न दो, तुम लोग ब्रिटिश कोष से दो, क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ काम करता है, तुम्हारे लिए काम करता है, ठीक है। तो जो ये ड्रेन थ्योरी है इन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी कि भारत सचिव या अंग्रेजों के जो अन्य अधिकारी हैं उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इसी को ड्रेन थ्योरी कहा गया था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1902 और 1908 के बीच बंगाल में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि साप्ताहिक पत्रिका युगांतर का उदय अनुशीलन समिति के एक आंतरिक समूह से हुआ जिसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध बल प्रयोग का प्रत्यक्ष समर्थन किया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 1902 से 1908 के बीच बंगाल में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। आपको ध्यान होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, तो ऐसा था नहीं कि अचानक से बंगाल विभाजन हो गया है। इसके पहले से ही बहुत ये माहौल क्रिएट हो रहा था, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर रही थी। तो 1902 से 1908 के दौरान देखेंगे आप लोग कि क्रांतिकारी गतिविधियों का समय था। इसी दौरान एक युगांतर एक साप्ताहिक पत्रिका था, इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत जो है अनुशीलन समिति के एक समूह द्वारा शुरू की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये क्रांतिकारी समिति था या क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति ढाका में स्थापित किया था। अलग अलग इसकी शाखाएं थी, पश्चिम बंगाल और फिर उधर पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट पर हुए जानलेवा हमले में उसकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग को ध्यान होगा कि मुजफ्फरपुर में 2 हमारे क्रांतिकारी थे जिनका नाम था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है इस किंग्स फोर्ट
ऊपर बम फोड़ करके, बम ब्लास्ट करके इनको मारना चाहते थे। तो पता चला कि एक जो कार आ रही है इसमें, इस कार में किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को लगा कि इसमें ये किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, ऐसा उन लोगों को पता चला था। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस पर बम फेंका, तो बम ब्लास्ट हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि किंग्सफोर्ड इसमें था ही नहीं, इस कार में, दूसरे कार में बैठा था वो। तो इसमें क्या हुआ कि 2 महिलाएं बैठी थी, तो दोनों महिलाओं की डेथ हो जाती है, किंग्सफोर्ड की डेथ नहीं होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किंग्सफोर्ड पर हुए जानलेवा हमले में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु नहीं होती है, जिंदा बच जाता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र मामले में मृत्युदंड दिया गया। अरविंद घोष को जो है अलीपुर षड्यंत्र मामले में मृत्युदंड नहीं दिया गया था। रीजन ये था कि साक्षी की कमी थी, प्रूफ नहीं मिल पाया था, तो प्रूफ नहीं मिला तो इनको मृत्युदंड नहीं दिया गया था। तो तीसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है कि वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी को अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जो कि 1906 में हुआ था। अच्छा, अभी 1916 का अधिवेशन आपने पढ़ा कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट में बताना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिवेशन में स्वराज्य को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया था। तो देखो, इस दौरान दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से परिभाषित जो है लगभग 1929 के करीब में किया जाता है कि वाकई स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब ब्रिटिश शासन से भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिलाना, ठीक है। पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जाए, भारत अपने हिसाब से अपने हिसाब से शासन करे भारत में और स्वतंत्र रहे। तो स्वराज को ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था, बस स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। लेकिन स्वराज को परिभाषित 1929-30 में करीब में किया गया था। तो यहाँ पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसमें स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो तीसरा सही है भाई, 1906 है। उस दौरान 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बिल्कुल स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो तीसरा भी सही है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। दूसरा गलत था तो एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। अगला है 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भौगोलिक रूप से सन्निहित सभी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों में संगठित करने की मांग की गई, जिसमें घटक इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु होंगी। साथ ही अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होंगे। यह प्रस्ताव अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये जो प्रस्ताव था कब पारित हुआ था? 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये पाकिस्तान प्रस्ताव जो है इसको किस अधिवेशन में पारित किया गया था, कोई बताएगा? तो दोस्तों इसको लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार किस स्थान पर गठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद सरकार का गठन जो है सिंगापुर में किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप हमारे क्लब IAS ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस क्लब IAS ऐप में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में आप चाहो तो PYQ लगा सकते हो, UPSC का PYQ। इसके साथ ही 100 टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, यानी कि लगभग सभी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे, PCS, अदर स्टेट PCS, UPSC का। तो आप 100 टेस्ट यानी कि 10,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये, आप इसमें जुड़ सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप शुरू किया गया है, सुपर 100 ग्रुप, ठीक है, सुपर 100 ग्रुप। इस हमारे सुपर 100 ग्रुप में जुड़े जाइए। इसकी प्राइस 199 है। इसमें आपको ये 100 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे ऑनलाइन सॉल्व करने का, ठीक है, ऑनलाइन आप सॉल्व कर पाएंगे।
जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ऑनलाइन तो वहाँ पे सॉल्व करते हो, तो वैसा ही सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर, जैसे आप ऐसे फ्रीली बैठे हो, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो कि टेस्ट पेपर लगा लो, तुरंत ऐसे टेस्ट लगाएं और तुरंत आपको फीडबैक मिल गया कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कितना अटेम्प्ट किया है, कितना नहीं अटेम्प्ट किया है, सारी फीडबैक तुरंत आपको मिल जाएगा। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आलस करते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ढूंढने में, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाता है, फिर उसको चेक करो एक एक क्वेश्चन, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इंस्टीट्यूट के दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस का टेस्ट पेपर चाहते हो, इसका पीडीएफ चाहते हो, तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया है, आप इस लिंक को क्लिक करके विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस या फोरम आईएएस या संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। और हर इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में 149 148 समथिंग प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है सांप्रदायिक पंचाट, जिसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, निम्नलिखित में से किस समिति के निष्कर्षों पर आधारित था। सांप्रदायिक पंचाट, इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, तो इसकी घोषणा किसने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो ये किस समिति के निष्कर्षों पर आधारित था, ये लोथियन समिति के निष्कर्षों पर आधारित था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड जो है ये दलित वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग के दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत माधवराव नारायण वैद्य पेशवा के रूप में नियुक्त हुए और सालसेट को ब्रिटिशों को लौटा दिया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि प्रथम आंग्ल मराठा में जो युद्ध है इसकी समाप्ति सालबाई की संधि से होती है, और इसी सालबाई की संधि के तहत माधवराव नारायण जो है एक वैद्य पेशवा के रूप में नियुक्त होते हैं, और ये माधवराव नारायण जो है सालसेट द्वीप को ब्रिटिशों को सौंप देते हैं। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि बसीन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को सहायक संधि स्वीकार करने हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी संबंधों में उनका स्वतंत्र अधिकार समाप्त हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि बसीन की संधि के द्वारा जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक, इसकी वजह से यानी बसीन की संधि की वजह से पेशवा बाजीराव द्वितीय को मजबूर होना पड़ा सहायक संधि स्वीकार करने के लिए। और जब इसने सहायक संधि स्वीकार की तो हमने आपको बताया है इसके टेस्ट नंबर 16 के पहले वाले वीडियो में, यानी पार्ट ए की वीडियो में, कि सहायक संधि क्या है। तो सहायक संधि स्वीकार करने के बाद इनकी आंतरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ये अपने मर्जी से किसी भी राजा के साथ या किसी विदेशी शासक के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, संबंध नहीं बना सकते हैं। इसके लिए इनको अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा और अंग्रेज ऑब्वियसली इनको मना करेगा। ठीक है, तो इनकी पूरी आंतरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और मराठा संघ को भंग कर दिया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1, 2 और 3। यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शुरू होता है। जन योजना अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। तो जन योजना अभियान का क्या मतलब है कि ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय विकास के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो हमने जैसे कि आपको बताया है अपने इस पूरे सीरीज में अब तक 1 से लेकर के 16 तक का टेस्ट हमने सॉल्व कराया आपको। ठीक है, 16वां करा रहे हैं। तो हमने आपको कितने हजारों बार मैंने बोला होगा कि जब भी अक्सर मंत्रालय का नाम देता है तो अक्सर चांस यही होता है कि स्टेटमेंट गलत रहता है। और क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी लगाना है कि भाई स्थानीय विकास से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या होगा, पंचायती राज मंत्रालय काम करेगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं शुरू किया गया है, इसे शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। तो पहला सही है आपका। दूसरा कह रहा है ओम्बाई और वेटार जलडमरू मध्य समुद्री प्रजातियों के प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करती है। ये जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख महासागरों को जोड़ता है। तो दोस्तों ओम्बाई और वेटार जलडमरू मध्य जो कि एक
समुद्री प्रजातियों के प्रवास के लिए गैलरी के रूप में काम करता है। तो ये किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वासेनार अरेंजमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह पारंपरिक हथियारों और ड्यूल यूज तकनीकों के निर्यात नियंत्रण पर केंद्रित बहुपक्षीय निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत इस अरेंजमेंट में शामिल नहीं हुआ है, तो ये गलत है। भारत इस अरेंजमेंट में शामिल है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह अरेंजमेंट भौतिक निर्यात पर केंद्रित है लेकिन इंट्रूजन सॉफ्टवेयर को शामिल नहीं करता है, तो ये गलत है। ये अरेंजमेंट भौतिक निर्यात पर केंद्रित है और ये इंट्रूजन सॉफ्टवेयर को शामिल करता है। इंट्रूजन सॉफ्टवेयर क्या है? ये जो है साइबर निगरानी को सक्षम बनाता है। तो इंट्रूजन सॉफ्टवेयर को इसमें कह रहा है कि शामिल नहीं करता है बल्कि करता है, तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत है, पहला सही है। तो ना तो ये दो सही है और ना ही तीन सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मध्य पूर्व की भू राजनीति के संदर्भ में खबरों में रहा तिरान जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है? तो ये तिरान जलडमरू मध्य किन दो निकायों को जोड़ता है? तो ये लाल सागर और अकाबा की खाड़ी को जोड़ता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, भारत कतर संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कतर भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विड नेचुरल गैस और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का आपूर्ति करता है, तो पहला सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि कतर ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाया है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि भारत ने यूपीआई को अडॉप्ट किया है या एक्सेप्ट किया है। भारत वहां पे भी यानी कतर में भी यूपीआई यूज हो सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत का कतर के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है। देखो, भारत का कतर के साथ अभी कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ है, इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ये मुक्त व्यापार समझौता क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यूपीआई किन किन देशों ने अपनाया है इसको एक बार पढ़ लेना। यूपीएससी में लास्ट ईयर में पूछा था, मे बी इस बार पीसीएस में भी पूछ दे, तो पीसीएस में भी पूछ सकता है। ओके, तो किन किन देशों ने यूपीआई को अडॉप्ट किया है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कहीं आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उसमें नोट कर लेना कि कतर भी अब शामिल हो गया है। अगला है, बाल्फोर घोषणा और कैंप डेविड समझौते जो कभी कभी खबरों में रहते हैं, किससे संबंधित हैं? तो बाल्फोर घोषणा और कैंप डेविड समझौता ये जो है अरब इजराइल संघर्ष और फिलिस्तीनी के से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर के रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत की महिला श्रम बल भागीदारी में हालिया में वृद्धि मुख्य रूप से शहरी महिलाओं के बीच वेतनभोगी रोजगार में वृद्धि होने के कारण हुआ है, तो यहाँ पहला गलत हो गया। गलत क्यों है? तो भारत में हम मानते हैं कि महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, लगभग 41% हो गया है। ठीक है, लेकिन बढ़ने का कारण इसमें जो दे रहा है कि शहरी महिलाओं के बीच वेतनभोगी रोजगार में वृद्धि के कारण, तो वेतनभोगी रोजगार में वृद्धि कारण नहीं हुआ है। और शहरी और शहरी महिलाओं में नहीं, यहाँ पे ग्रामीण महिलाओं में। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं ने अपना खुद का ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार के कारण जो है महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, वेतनभोगी रोजगार में वृद्धि के कारण नहीं, और शहरी महिलाओं की वजह से नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के वजह से महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हाल के वर्षों में संरचनात्मक परिवर्तन की अपेक्षाओं के विपरीत कृषि में कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक वेतन आधारित नौकरियों के बजाय कम भुगतान वाले स्वरोजगार से संबंधित है, तो यहाँ पे भी तीसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया ब्लू इकोनॉमी, मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज भारत के समुद्री संसाधनों को संधारणीय रूप से विकसित करने की रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो मंत्रालय है ना, ये गलत है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आपका, भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान देता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत था, दूसरा सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक सही नहीं है, दूसरा सही है। हाल ही में चर्चा में रहा VLGC शिवालिक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वेरी लार्ज गैस कैरियर शिवालिक किससे संबंधित है? तो यह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का परिवहन करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यह एक जैव प्रौद्योगिकी विधि है जो बंजर रेगिस्तानी रेत को मृदा जैसी सामग्री में परिवर्तित करती है, जो कृषि गतिविधियों को बनाए रखने में सक्षम है। यह विरल रेत कणों को बांधने, मृदा संरचना को बेहतर बनाने और जल धारण क्षमता में उल्लेखनीय सुधार के लिए बायो फॉर्मुलेशंस तथा पॉलीमर का उपयोग करती है। इस तकनीक का उपयोग करके पहली बार पश्चिमी राजस्थान की शुष्क रेगिस्तानी भूमि को भूमि में गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। इस निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस वितरण हेतु उपयुक्त है? ठीक है, इस विवरण हेतु सबसे उपयुक्त तकनीक, यानी कि ये जो बात बता रहा है इस तकनीक का, ये किस कौन सा तकनीक है? ये जो जो रेत को मृदा में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, यानी कि रेत में क्या होता है कि जो इसमें कण होते हैं छोटे छोटे, वो दूर रहते हैं, लेकिन ऐसी तकनीक अपनाई गई कि ये जो कण हैं आपस में बंध गए। तो ये किस तकनीक की बात हो रही? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक की। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब ये कण आपस में एक दूसरे से संगठित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और इनमें जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, यानी जल धारण क्षमता में सुधार होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे गेहूं की खेती आसानी से की जा सकती है। और रेत है, आप देखो रेत में अगर पानी डालो तो रिस्क के नीचे चला जाता है, अभी मिट्टी में पानी डालो तो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, इसके कण बहुत पास पास होते हैं, तो पानी को नीचे रिस्क करके जाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है भारत में ई अपशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ई अपशिष्ट में सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम जैसे विषाक्त पदार्थ होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2025 के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व स्तर पर ई अपशिष्ट उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखो, ई अपशिष्ट उत्पादन में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे नंबर पे यूएसए आता है, फिर तीसरे नंबर पे जो है भारत आता है। तो यहाँ लिखा है दूसरा सबसे बड़ा देश है ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला, तो नहीं, तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत। दूसरा कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों के व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म निर्माण हेतु एक प्रणाली शुरू की गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ईपीआर में क्या होता है, बस इसको साधारण तरीके से ये समझना कि जो कंपनी होगी अगर किसी प्रोडक्ट को बना रही है, तो उस प्रोडक्ट को लोग यूज करके कचरे के तौर पे फेंक देते हैं, तो इस कचरे को बटोरने का, इसको रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी इसी कंपनी को होगी। इसी को ईपीआर कहा जाता है। ठीक है, यूपीएससी का इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन दे देता है अक्सर। तो जब भी प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आता है तो अक्सर ईपीआर को एज ए स्टेटमेंट ऐड कर देता है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला तीसरा सही है, यानी पूछा है कितने कथन सही, तो 2 कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेटरी टी सेल हाल ही में चर्चा में रही, उनके संभावित अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कैंसर प्रतिरक्षा चिकित्सा में ट्रेक का लाभ उठाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है ट्रेक्स ऑटो इम्यून रोगों के उपचार में मदद कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये ट्रेक्स का इसको शॉर्ट में कहा जा रहा है, रेगुलेटरी टी सेल को ट्रेक्स
शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए, एग्जाम में मे भी ट्रैक भी दे सकता है, ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल को ट्रैक भी लिख सकता है। नेक्स्ट है कि अंग प्रत्यारोपण की सफलता दर बढ़ाने में रेगुलेटरी टी सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो तीनों ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मैत्री द्वितीय अनुसंधान केंद्र के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला कह रहा है कि ये अंटार्कटिका में भारत का तीसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है जो वर्ष 2029 तक चालू होने वाला है। तो ये तीसरा नहीं है बल्कि भारत का ये चौथा अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में जो 2029 तक चालू होने वाला है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। ये जो मैत्री सेकेंड अनुसंधान केंद्र है ये पुराने मैत्री स्टेशन के स्थान पर लगाया जाएगा, ठीक है, तो उसको प्रतिस्थापित करेगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस परियोजना का नेतृत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मंत्रालय दिया है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये गलत है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से इसको नेतृत्व किया जाएगा। तो यहाँ दूसरा भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। एआई परियोजनाएं हैं, इसका क्या कार्य है दिया हुआ है, आपको मिला बताना है कि कौन कौन से युग में जो है सही सुमेलित है। साक्ष्य, ये है डीप फेक का, ये क्या करेगा साक्ष्य एआई, तो ये डीप फेक का पता लगाएगा और रियल टाइम मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि एआई विश्लेषक, ये हस्तलिखित हस्ताक्षर जालसाजी के पता लगाने को उन्नत बनाना इसका कार्य होगा। दूसरा भी सही सुमेलित है। एनविल, एलएलएम मतलब क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए प्रवेश परीक्षण और मूल्यांकन उपकरण है। तो तीनों सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है हाल ही में समाचार में रहे प्रोजेक्ट वाटर वर्थ पद का तात्पर्य है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का क्या तात्पर्य है? अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने वाली एक सब सी केबल परियोजना है। तो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है एक सब सी केबल परियोजना है जो जोड़ेगा अमेरिका, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मेडागास्कर किन क्षेत्रों से घिरा है? तो दोस्तों मेडागास्कर जो है बोत्सवाना से नहीं घिरा है, बाकी मोजाम्बिक चैनल, कोमोरोस, रीयूनियन द्वीप, मॉरिशस से घिरा है। तो जिसमें दो दो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषिणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भाषिणी जो है यह राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट सही है। ये जो है 22 अनुसूचित भाषाओं में रियल टाइम एआई आधारित अनुवाद, वाक्य पहचान और भाषा समझ में सेवाएं प्रदान करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यूजीसी के वर्ष 2023 के विनियमों के तहत मुख्यतः यूके और ऑस्ट्रेलिया के 17 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो 17 विदेशी विश्वविद्यालय हैं ये भारत में आकर अपना कैंपस खोल सकते हैं। तो यह पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यूजीसी के 2023 विनियमन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शीर्ष रैंक वाले विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पात्र एफएचईआई को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1000 शीर्ष 1000 के भीतर होना आवश्यक है। देखो शीर्ष 1000 के भीतर नहीं बल्कि 500 के अंदर, यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है विश्वविद्यालयों की, तो ऐसे विश्वविद्यालय ही यहाँ पे अपने संस्थान खोल सकते हैं जिनको जो है 500 के अंदर रैंक मिला हो, ठीक है।
तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है 1000, तो ये गलत है। पहला दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। सुंदरबन में सेम मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SAIME मॉडल। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जलीय कृषि तालाबों में 5 से 30% मैंग्रोव आवरण को एकीकृत करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मैंग्रोव लीटर का उपयोग ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए प्राकृतिक चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि मैंग्रोव का प्रयोग किया जाता है ब्लैक टाइगर श्रिम्प के प्राकृतिक चारे के रूप में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। नहीं, देखो, मैंग्रोव लीटर का उपयोग ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए प्राकृतिक चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि यह जलवायु अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा दे बिना विशेष रूप से झींगा पालन पर केंद्रित है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कितने गलत हैं? केवल एक गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया भारत और डेनमार्क के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का विकास है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया जो है ये भारत और डेनमार्क के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन के विकास पर केंद्रित होगा। दूसरा कह रहा है कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को? तो इसे G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत है, अमेरिका है और ब्राजील है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। #23 अभियान जो है लोगों को हिम तेंदुआ हेतु 23 मिनट तक की शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि ये क्या है? हिम तेंदुआ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 23 मिनट जो है लोग क्या करेंगे? 23 मिनट तक कुछ ना कुछ शारीरिक गतिविधि करेंगे, या कोई योगा करेगा, कोई रनिंग करेगा। ठीक है, और 23 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि हिम तेंदुआ को साइट्स की अनुसूची द्वितीय में सूचीबद्ध किया गया है। तो साइट्स की अनुसूची द्वितीय में नहीं बल्कि प्रथम में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी एक सही है, दो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि शौर्य मिसाइल क्रूज मिसाइल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, जो शौर्य मिसाइल है ना, ये क्रूज मिसाइल का उदाहरण नहीं है। शौर्य मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल का मार्ग गुरुत्वाकर्षण और कोरियालिस बल जैसे बाह्य कारकों पर निर्भर होता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि क्रूज मिसाइलें केवल पारंपरिक आयुध ही ले जा सकती हैं। तो ये गलत है। जो क्रूज मिसाइलें होती हैं न केवल पारंपरिक आयुध ले जा सकती है बल्कि ये परमाणु आयुध भी कैरी कर सकती हैं। तो यहाँ तीसरा गलत है। पूछा है कितने सही नहीं है? तो दो सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीपीएस स्पूफिंग की घटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये जीपीएस स्पूफिंग, जीपीएस जैमिंग क्या होता है? तो एक साइबर हमला जिसमें नकली जीपीएस सिग्नल प्रसारित करके रिसीवर को धोखा देकर गलत स्थिति या समय की गणना कराई जाती है। अब इसको सिंपली समझना कि जैसे कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मान लीजिए कि जहाज है, ठीक है, एरोप्लेन है, इसको जाना है, दिल्ली जाना है। ठीक है, तो जीपीएस जो डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल आती है ये थोड़ी कमज़ोर होती है। जो डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल आती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन तब भी नेविगेशन में हेल्प करती है। तो ये सिग्नल दिया कि हाँ यहाँ पे इस जगह पे
जीपीएस के जरिए मैप में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे दिल्ली है, तो ये जहाज जो है यहाँ अपना इधर की तरफ रास्ता मूव करेगा, ठीक है, इसी रास्ते को ट्रैक करेगा और इसी रास्ते से जाएगा, ठीक है, अपने टारगेट पर पहुंचेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान होगा जो ड्रोन के जरिए या अन्य तकनीक के जरिए एक मजबूत सिग्नल भेजेगा इस जहाज को कि दिल्ली यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है, दिल्ली यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है। तो ये जो जीपीएस में जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको बदल करके दूसरी जगह कर देता है, जिससे कि जहाज जो है यहाँ न जा करके इस लोकेशन पे आ जाता है, क्योंकि सिग्नल इसको यहाँ से मिल रही है और ये जो सिग्नल इधर से मिलती है इसको ये मजबूत सिग्नल होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो इन लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल के जरिए जीपीएस को अपने रास्ते को ट्रैक करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये दिल्ली यहाँ है और पहुंच जाते हैं यहाँ, तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसी को जीपीएस स्पूफिंग कहा जाता है। इसके जरिए क्या होता है कि गलत सूचना दी जाती है, गलत लोकेशन और गलत समय दिखाया जाता है, तो जो रिसीवर होता है वो धोखे में आ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है पहल और विवरण दिया है। विश्वस्य पहल जो है ये ब्लॉकचेन आधारित शासन एप्लीकेशन यानी गवर्नेंस में इसका यूज किया जाएगा। तो ब्लॉकचेन आधारित शासन एप्लीकेशन विकसित करने के लिए एक स्वदेशी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है और NBF लाइट जो है ये स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए एप्लीकेशन प्रोटोटाइप बनाने हेतु एक सैंडबॉक्स परिवेश है। तो पहला और दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है प्रमाणिक, मोबाइल एप्लीकेशन की प्रामाणिकता और स्रोत को ब्लॉकचेन का उपयोग करके सत्यापित करने का समाधान है। तो तीसरा सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेल टू सेंटेंस स्केल 27B, क्या लिखा हुआ है, सेल टू सेंटेंस स्केल 27B निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ये जीन अभिव्यक्ति को भाषा के रूप में समझने हेतु प्रशिक्षित एक बड़ा भाषा मॉडल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये जीन अभिव्यक्ति को भाषा के रूप में समझेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 6G तकनीक की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत 6G मिशन का उद्देश्य 2027 तक भारत को 6G तकनीकों में एक वैश्विक सह निर्माता और नेतृत्वकर्ता बनाना है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। भारत 6G मिशन का उद्देश्य जो है 2030 तक, न कि 2027 तक, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। 2030 तक भारत को 6G तकनीकों में एक वैश्विक सह निर्माता और नेतृत्वकर्ता बनाना है, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि 6G तकनीक 5G की तुलना में 1000 गुना तेज होने की संभावना है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत 6G मिशन का कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग के तहत शामिल है, तो दोस्तों ये दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है, ये दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है। तीसरा गलत हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि कितने अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होते हैं। इसमें से देखो मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। पहला और दूसरा सही है कि समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत को वर्ष 2025 से 28 की अवधि हेतु संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत के लिए वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन का सह अध्यक्ष चुना गया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2011 में ECOSOC फोरम ने वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन पर सियोल घोषणा को स्वीकार किया था, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खाद्य एवं कृषि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना को चिन्हित करता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि 2025 के विश्व खाद्य दिवस की थीम बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना, जो कृषि खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए
वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि 2025 में विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी, तो बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना, इसको याद रखना, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट देखो तो भारत एफएओ का सदस्य वर्ष 1945 से है, जबकि एफएओ एकमात्र वैश्विक निकाय है जिसमें यूरोपीय यूनियन सदस्य के रूप में शामिल नहीं है। यानी कि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन जो है विश्व खाद्य एफएओ का मेंबर नहीं है, ऐसा नहीं है। यूरोपीय संघ जो है एफएओ का मेंबर है, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मेंबर है। तो यह तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। तो कितने कथन सही हुए? केवल 2 कथन सही हुए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों के माध्यम से किए गए अपराधों के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने के लिए पहली वैश्विक आपराधिक न्याय संधि है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की बात करें तो ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रणालियों के माध्यम से किए गए अपराधों के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने के लिए पहली वैश्विक आपराधिक न्याय संधि है। दूसरा कह रहा है कि इस कन्वेंशन के लिए संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। तो इसका सचिवालय के रूप में काम कौन करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय। तीसरा कह रहा है कि भारत जो है यूएनसीसी का हस्ताक्षर करता है और इसके कार्यान्वयन ढांचे के मसौदे में इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो भारत जो है ना अभी इसने हस्ताक्षर नहीं किया है भारत ने, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, साइबर अपराध में भारत को लगता है कि अपने आप में ये सक्षम है, तो इसलिए भारत अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो पहला दूसरा सही है। पूछा है कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लाज़लो क्राइज़होरकाई को प्रदान किया गया है, जिन्हें पूर्व में वह 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 3 विद्वानों को मुख्य रूप से नवाचार के माध्यम से संधारित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या करने वाले उनके शोध के लिए प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ पूछे या ना पूछे लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए या किस क्षेत्र के संदर्भ में ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, किस उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जैसे कि 3 विद्वान थे, तीनों विद्वानों ने आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में व्याख्या की थी नवाचार के माध्यम से कि नवाचारिता का आर्थिक समृद्धि पर क्या असर पड़ता है, और अगर कोई नई तकनीक आती है तो पुरानी तकनीक को किस तरह से रिप्लेस कर देती है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, उसको बताया है कि कैसे नई प्रौद्योगिकी जो है नई नवाचारिता वो प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ाती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है LEAPS लीप्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रही है भारत की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। तो दोस्तों ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रमुख पहल है, ये लॉजिस्टिक नीति से संबंधित है। पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक उत्कृष्टता का मानकीकृत करना तथा भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं, नवाचार और नेतृत्व को मान्यता देना है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है लीप्स 2025 केवल सरकार संचालित लॉजिस्टिक उद्यमों को शामिल करता है, निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों जैसे कि MSME स्टार्टअप्स को शामिल नहीं करता है। तो ये तो गलत है। MSME को गवर्नमेंट इतना बढ़ावा दे रही है, स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट इतना बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लॉजिस्टिक नीति में या फिर लीप्स 2025 में ये शामिल ना हो, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत था, दूसरा सही है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और पता होता तीसरा गलत है तो यहाँ एलिमिनेट कर देते। और पहला क्योंकि हमने अक्सर बोला है कि मंत्रालय से जो भी मंत्रालय नाम दिया होता है अक्सर लगभग 90% चांस ही होता है कि गलत होता है, तो ये भी एलिमिनेट कर देते, आंसर निकल के आ जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रायोडील सॉल्यूशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि क्रायोडील एक अंडे की जर्दी रहित
सीमेन एक्सटेंडर है जिसे भैंसा के सीमेन के क्रायो प्रिजर्वेशन हेतु अभिकल्पित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पारंपरिक अंडे की जर्दी आधारित एक्सटेंडर के विपरीत जिनमें अत्यंत अल्प शेल्फ लाइफ वाली अंडे की ताजी जर्दी की आवश्यकता होती है, क्रायोडील उपयोग के लिए तैयार होने के साथ शीत भंडारण की अवस्था में इसका शेल्फ लाइफ 18 माह तक होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि क्रायोडील पारंपरिक अंडे की जर्दी आधारित सीमेन एक्सटेंडर की तुलना में उत्पादन हेतु अधिक किफायती होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। अगला है टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह परियोजना अधिसूचित टाइगर रिजर्व के बाहर मानव बाघ संघर्ष के निवारण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है और इसके अंतर्गत 17 राज्यों के 80 वन प्रभागों को सम्मिलित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि टाइगर रिजर्व्स के बाहर जो मानव और बाघ के बीच जो संघर्ष होता है इसके निवारण के लिए ये इसको प्रारंभ किया गया है। ये इसके अंतर्गत 17 राज्यों के 80 वन प्रभाग आएंगे। दूसरा कह रहा है कि यह परियोजना 2025-26 से 2027-28 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित है तथा केंद्रीय स्तर पर इसका समग्र पर्यवेक्षण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा। इसका पर्यवेक्षण कौन करेगा? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करेगा। 3 वर्षों के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस परियोजना के अंतर्गत निधि का वितरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य प्राधिकारियों को शामिल किए बिना क्षेत्र में नियोजित वन रक्षकों को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा। तो ये गलत है। राज्य के प्राधिकारियों को शामिल किए बिना क्षेत्र में नियोजित वन रक्षकों को डायरेक्ट फंडिंग की जाएगी, ये तो गलत है। ठीक है, राज्य प्राधिकारियों को फंडिंग की जाएगी ना। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो पूछा है कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु अनुसंधान के संदर्भ में चर्चा में रही अमेजन फेस परियोजना मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अमेजन फेस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि अमेजन वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना, कि जलवायु परिवर्तन का अमेजन वन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन किया जाएगा अमेजन फेस के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।